नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेएसएससी एलडीसी एग्जामिनेशन की अगर बात कर ली जाए तो बहुत कम कंपटीशन है इस एग्जामिनेशन में। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको कि अगर इस एग्जामिनेशन में मैंने कहा कि सबसे कम कंपटीशन है, और इस कम कंपटीशन में अगर आपको सिलेक्शन बनानी है दोस्त, तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर, जहां से 50 सवाल आपके पूछे जाने हैं। अब देखिए 50 में एक तो आपका 25 सवाल और एक 25 सवाल। अब ये 25 सवाल जो हैं आपके टंकन, तो भाई ये आपको इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कंप्लीटली ये आपको याद करनी है। लेकिन ये जो 25 सवाल होंगे इसके लिए आपको 12 से 13 चैप्टर कंप्यूटर के पढ़ने पड़ेंगे, तब जा करके यहाँ पे सही करेंगे दोस्त। अब ये देखिए कौन कौन से चैप्टर, मैं वो भी आपको बताया भी हूँ, अभी भी बताऊंगा। और दूसरा एक चीज और कि आपको जीके का सेक्शन भी अच्छा करना पड़ेगा। देखिए झारखंड जीके की अगर रही बात, तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है नहीं, और बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेस है भी नहीं, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ भी नहीं है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट देखिए जो सीरियस कैंडिडेट है, और सीरियस कैंडिडेट की बात की जाए तो झारखंड जीके बहुत अच्छा कर लिए होंगे, कर लेंगे। लेकिन अब बात है आपका एक तो जीके जो एक बहुत बड़ा समुद्र है, तो इस समुद्र में आपको क्या करना है भाई, बस एक बाल्टी पानी निकालनी है जिसमें आपके वो सारे सवाल निकल जाएं। और रही बात ये 25 सवाल, और सबसे मैक्सिमम स्कोर झारखंड जीके, जीके और कंप्यूटर में बात हुई तो सबसे ज़्यादा स्कोर आप इस सब्जेक्ट में ही कर पाएंगे, तब जाके झारखंड जीके देन आपका इंडियन जीके का नंबर आएगा। तो आपके पास दो चैलेंजेस है, एक तो आपके पास ये चैलेंज है ये 25 सवाल, और ये 25 सवाल सब कोई करके आएंगे, नो डाउट, क्योंकि इसमें चीज़ें बस रटनी है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ समझनी है आपको। जीके बहुत अच्छे तरीके से एक स्मार्ट वे में हर एक चीज़ को कवर करना है। तो ये दो चैलेंज है आपके पास ये एग्जामिनेशन के लिए। तो जो अच्छे से इन दो सब्जेक्ट पे कमांड करेंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं आपको, और आप भी करिए एक बार, और आप खुद से कीजिए, जहां से भी करिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप हमारे ही प्लेटफॉर्म से करिए। अब ये 25 सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 25 सवाल आपको यहाँ पे मैं सारे चैप्टर को मेंशन कर रखा हूँ। 12 से 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को कर रहे हैं यूट्यूब पे। पहला क्लास आप जाके देख लेंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। और आज दूसरा क्लास है और एक क्लास आएगा, ये 3 क्लास में आपका पूरा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें मेनली हम पढ़ेंगे क्या ना, देखिए पूरा मदरबोर्ड के बारे में हम इसकी जानकारी ले लेंगे। मदरबोर्ड में जितने भी हार्डवेयर लगते हैं, हार्डवेयर कहने का मतलब क्या है सर, जिसको आप छू सकते हैं, तो वो सारे हार्डवेयर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर इसमें हम हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी ले लेते हैं, और एसएमपीएस के बारे में, और एक बेसिक हम अपने कंसेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में, ये 3 क्लास में। जैसा कि कल का क्लास में आपको ऑलमोस्ट मैंने पूरा कंसेप्ट बिल्डअप कर दिया कंप्यूटर के बारे में, और आपको कल ही मैंने एसएमपीएस के बारे भी बता दिया था। मतलब ये कि ये जो आपको बक्सा जो दिख रहा है, इस बक्से को हम क्या नाम बताए थे आपको, इसे हम क्या कहते हैं सर, सिस्टम यूनिट का भी नाम देते हैं। या जब इस बक्से में अगर ये 3 हार्डवेयर नहीं लगा हो, यानी कि एसएमपीएस, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क, तो अगर ये डब्बा खाली है तो इसे हम क्या कहेंगे सर, कैबिनेट यूनिट, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं जिसको हम टावर भी कहते हैं। अब बात हुआ सबसे पहले, कल हमने आपको बताई क्या थी भाई, एसएमपीएस के बारे में, जिसका सबसे पहले तो आपको एसएमपीएस से फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इस हार्डवेयर का काम क्या है। देखिए ये बक्सा आप ले आइए भाई, और इस बक्से में आप जिस प्रकार के हार्डवेयर लगाएंगे, जितने इफिशिएंटली, जितने कॉस्टली, जितने एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें आप यूज़ करेंगे, आपका कंप्यूटर उतना ही फास्ट होगा, ठीक है, उतना ही जल्दी आपका, मतलब कि बहुत लेस अमाउंट में आपकी कोई भी यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, या बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर आपका सिस्टम हैंग कर रहा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने मदरबोर्ड में या आपने जो हार्ड डिस्क यूज़ किया कितनी अच्छी क्वालिटी कहने का मतलब है कि भाई लेटेस्ट अपडेटेड कितना आपने हार्डवेयर का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है कंप्यूटर को फास्ट बनाना या स्लो बनाना। तो एसएमपीएस का सबसे पहले काम हमने क्या समझा, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई का हमने काम ये समझा कि आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है भाई, ये कंप्यूटर चलेगी कैसे भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, करंट चाहिए।
तो हमारे घर में जो करंट है वो कौन सा करंट है भाई? अल्टरनेटिव करंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन कंप्यूटर को कौन सा करंट चाहिए भाई? डीसी करंट। तो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो ये आपका एसएमपीएस करता। मतलब सबसे पहला चीज तो आपको ये समझ में आ गया कि जो आप सिस्टम यूनिट की बात कर रहे थे सर, इसमें पहला जो हार्डवेयर डिवाइस जो लगाया आपने, एसएमपीएस को लगाया। क्यों लगाया है? ताकि आपकी कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? अल्टरनेटिव करंट है। तो अब कंप्यूटर को चाहिए कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? तो सर डीसी करंट चाहिए, यानी कि डायरेक्ट करंट चाहिए। तो अब ये डायरेक्ट करंट कैसे आएगा? तो उसके लिए आपको एक हार्डवेयर यूज करना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करेगा? आपका जो अल्टरनेटिव करंट है उसको कन्वर्ट कर देगा आपको डीसी में। यानी पहला आपका ये क्लियर हो गया। चलिए भाई, इसको अब हम लोग यहाँ से साइड कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मदरबोर्ड के बारे में। ठीक है, ध्यान से अब देखिएगा हर एक एक चीज को समझते हुए। देखिए, अब कंप्यूटर को जितने अच्छे से समझिएगा आप उतना अच्छा स्कोर करिएगा। रटेंगे अच्छा स्कोर नहीं होगा। ठीक है, आप 25 में आप 12, 13, 14 सही कर पाइएगा, लेकिन 25 में 23, 24, 25 तक पहुंचने का अगर आपका मन है, इच्छा है, तो चीज़ों को समझिए। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था मदरबोर्ड का ये फिगर है, जिसकी कलर ग्रीन कलर में आपको मैंने बताया था। मदरबोर्ड के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कल भी बता रखी है। मदरबोर्ड को मैंने एक और नाम बताया था, किस नाम से हम इसे जानते हैं सर? ऑन बोर्ड के नाम से जानते हैं। मेनली जो कंप्यूटर में जो आपका ये मदरबोर्ड है, केवल आपके कंप्यूटर में ही नहीं, आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी देखे होंगे। जैसे कि आपका रिमोट में भी एक ग्रीन कलर का प्लेट दिखेगा, आप वॉशिंग मशीन खोलेंगे उसमें भी ग्रीन कलर का प्लेट दिखेगा, जब आप फ्रिज को खोलेंगे वहां भी आपको एक ग्रीन कलर का प्लेट दिखेगा। तो ये इनको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम पीसीबी कहते हैं, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, और इसे जो यही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हमारे कंप्यूटर में ही लगा होता है, लेकिन हम इसे एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं मदर बोर्ड का। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, यही है आपका मदरबोर्ड। अब इस मदरबोर्ड में हम हर एक हार्डवेयर के बारे में चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक, यानी कि देखिए ये मदरबोर्ड है। अब यहाँ पे आपको देखिए मैं सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई ना, सीमॉस बैटरी, बैकअप बैटरी हो गया, 20 पिन ATX पावर कनेक्टर, यहाँ से सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्या यूज़ है इसका, फुल फॉर्म क्या है, कहाँ लगा होता है, क्या नहीं है। अब सबसे पहला सवाल मैं आपको बता देता हूं, आप इस पूरे मदरबोर्ड को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिए। क्या यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क लगा हुआ है? बताइएगा। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव कहीं भी आपको दिख रहा? देखिए तो नॉर्थ ब्रिज हो गया, ये ID कनेक्टर हो गया, ये DRAM हो गया, 20 पिन ATX कनेक्टर, CPU फैन हो गया, CPU सॉकेट हो गया, कनेक्टर फॉर पेरिफेरल हो गया, सीमोस बैटरी हो गया, PCI स्लॉट, AGP यानी कि साउथ ब्रिज। मतलब ये कि सर हमने कहीं भी नहीं देखा कि मदरबोर्ड में आपका HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ। यानी इसका मतलब क्या? ये मैं ऐसा ही नहीं बता रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है। यानी आप यहाँ से पहला एक चीज को ये दिमाग में बैठाइए कि आपका ये जो हार्ड डिस्क है इस मदरबोर्ड में नहीं लगा होता है। क्लियर है? आप हार्ड डिस्क को देखे भी होंगे, नो डाउट। आप बाहर से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी लगाते हैं। अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ स्पेसिफिक मैंने अलग से हार्ड डिस्क को दिखाया, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने अलग से हार्ड डिस्क को दिखाया है। क्या ये मदरबोर्ड में लगी हुई है भाई? बताइएगा, क्या ये आपकी हार्ड डिस्क मदरबोर्ड में लगी हुई है? नहीं, ये आपके सिस्टम यूनिट में लगाया जाता है। पहली बात क्लियर है। अब हार्ड डिस्क का काम क्या है, नहीं है, वो सबको अभी छोड़िए, मैं अभी बताऊंगा। पहले ये समझिए, आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए ये आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि हार्ड डिस्क आपके मदरबोर्ड में ही लगे होते। बिल्कुल नहीं, मैंने अभी आपको दिखाया, कहीं भी मदरबोर्ड में आपको हार्ड डिस्क दिख रहा नहीं। ये सिस्टम यूनिट में आप अलग से कनेक्ट करते हैं। अब ये कनेक्टर, ये वगैरह सब चीज मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर? पहली बात तो ये अभी आप समझ में आए, इतना समझ में आ गया? ठीक है सर। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क होता क्या है, क्या नहीं होता। चलिए ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हर एक एक लाइन को समझिएगा। HD का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। जो आपका हार्ड डिस्क होता है ना, इस हार्ड डिस्क में जो भी डाटा है, अगर या फिर आपके पास कोई भी डाटा, आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल, या आपने हमारे से नोट्स ही परचेस किया, तो ये जो PDF फाइल है, ये PDF फाइल कहाँ पे परमानेंट स्टोरेज होता है? तो यही हार्ड डिस्क में ही स्टोरेज होता है। यानी डाटा का जो परमानेंट स्टोरेज अगर पूछ लिया जाए, या डाटा को परमानेंट स्टोर करके कहाँ पे रखा जाता है, तो इसी हार्ड डिस्क में रखा जाता है। ठीक है,
तो अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको कोई पीडीएफ फाइल ओपन करनी है हमारे, ठीक है, आपको कंप्यूटर की पीडीएफ फाइल आपने हमसे परचेस किया और आपको अब इस कंप्यूटर के पीडीएफ फाइल को ओपन करनी है, तो आप इस पर क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं भाई, करते हैं ना। आप जब डबल क्लिक कर रहे हैं इट मीन्स क्या है, ये डाटा कहाँ से ओपन हो रहा है, हार्ड डिस्क में, क्योंकि सब चीज कहाँ पे स्टोरेज है, आपका हार्ड डिस्क में ही स्टोर है। समझ में आया? यानी कि जितनी भी चीजें आप अपने कंप्यूटर, मान लीजिए कि आपने कोई मूवी देखनी है भाई, तो आप मूवी के फोल्डर में जाके डबल क्लिक करते तो वो मूवी कहाँ है, तो यही हार्ड डिस्क में स्टोर है। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क से डाटा जाएगा रैम के पास, फिर सीपीयू, फिर सीपीयू के बाद आपको अपने मॉनिटर में वो मूवी चलते हुए दिखती है। वो मैं एक एक सीक्वेंस वाइज में आपको बताऊंगा। अभी इतना समझ में आ गया? हार्ड डिस्क का मतलब ये समझ में आ गया सर कि डाटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है ये डिवाइस। कोई भी, यानी कि ये डिवाइस क्या करती है, डाटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है। कोई भी फाइल आप ओपन कर रहे हैं, कोई पीडीएफ फाइल हो सकता है, कोई आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, आप उसको अगर ओपन करते हैं तो वो फाइल कहाँ से ओपन होगा, हार्ड डिस्क से ही आगे बढ़ेगा। यानी यहीं से वो डाटा को ले करके आगे बढ़ाएगा। कहाँ बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, वो मैं बताता हूँ। देखिए, ये हो गया आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। तो आपने ये पीडीएफ फाइल को ओपन किया, तो आपने जब डबल क्लिक किया इस पीडीएफ फाइल में, तो वो आपका पीडीएफ फाइल कहाँ स्टोरेज है, आपका डाटा कहाँ स्टोरेज है, इस हार्ड डिस्क में। तो ये हार्ड डिस्क क्या करेगा, आपको डाटा को भेजेगा। ये डाटा कहाँ आएगा, तो आपके रैम के पास आएगा। अभी मैं रैम के बारे में भी बताऊंगा इसी क्लास में। अब ये रैम क्या करेगा, उस डाटा को एज ए इनपुट किसके पास भेजेगा, सीपीयू के पास भेज देगा, ठीक है। अब ये सीपीयू क्या करेगा, उस डाटा का प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद ये आपको अपने मॉनिटर में ये पूरा का पूरा फाइल इस प्रकार से खुलते हुए दिख जाएगा। ये आपका नोट्स इस प्रकार से रहा, खुल गया, ठीक है। समझ में आया? यानी ये सीक्वेंस क्लियर है कि नहीं, ये पहले ये बताइए, सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। हमने ये बताया कि आपके कंप्यूटर में कोई भी, या आप जैसे बाहर से ही पेन ड्राइव लगाएं आपने, ठीक है, कोई मूवी आपको देखनी है, तो आप सबसे पहले आपने पेन ड्राइव को लगाया, तो पेन ड्राइव का एक आइकन आपको बनते हुए दिखता है, ठीक है। आप उस फोल्डर को ओपन करते हैं, वो फाइल को ओपन करते हैं, या फिर उस मूवी को क्या करते हैं, कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं अपने कंप्यूटर में। तो अपने कंप्यूटर में अगर वो मूवी को पेस्ट कर दिया, तो वो मूवी कहाँ स्टोर हो गई, इस हार्ड डिस्क में। अब आपको वो मूवी देखनी है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जब भी देखनी है, तो आप उसने मूवी के फोल्डर को जैसे ही डबल क्लिक किया, तो वो मूवी कहाँ स्टोर हो गई थी, हार्ड डिस्क में। अब ये हार्ड डिस्क उस डाटा को रैम के पास भेजा, रैम एज ए इनपुट दे रहा है सीपीयू को, सीपीयू अब उसको प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट दे रहा है, कहाँ पे, मॉनिटर में। आप उस मूवी को चलते हुए या कोई फाइल को ओपन होते हुए देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिएगा कुछ चीजों को यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत एकदम बेसिक सी चीजें मैं बता रहा हूँ। ये रहा आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चीजों को मैं साफ कर दूं। चलिए, ये हो गया, ये आपका प्रोसेसिंग हो गया यहाँ पे, ठीक। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये आपका जो सीपीयू है, ठीक है, ये आपका जो सीपीयू है, और ये आपका जो रैम है, ठीक है, ये जो आपका रैम है, ठीक है, ये जो आपका सीपीयू और ये जो आपका रैम है, ये आपका कहाँ लगा होता है, ये आपके मदरबोर्ड में लगे होते। चलिए मैं आपको इसको पहले दिखाता हूँ और भी चीजें क्लियर होगी। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये भाई आपका क्या है, मदरबोर्ड है, ये है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में। ये आपका मदरबोर्ड है, बिल्कुल सर, ये मदरबोर्ड है। देखिए, ये आपका सीपीयू सॉकेट है, कल मैंने बताया था। ये सीपीयू सॉकेट में यहीं पे क्या होता है, आपका सीपीयू लगता है, यानी कि ये आपका सीपीयू सॉकेट है। यहीं पे आपने सीपीयू लगा दिया, किसके ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर लगा दिया। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूँ रैम के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डी रैम। अभी क्या डी रैम है उसको भी छोड़ दीजिए, यही रैम का यहाँ पे देखिए स्लॉट बना हुआ है इस प्रकार से। तो ये रैम भी कहाँ, आपके मदरबोर्ड में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आपको मैंने एक फ्लो डायग्राम मैंने बना करके दिखाया कि हार्ड डिस्क से आपका डाटा रैम के पास आया, रैम के बाद सीपीयू और सीपीयू के बाद मॉनिटर। तो ये जो आप देख पा रहे हैं सीपीयू और ये रैम कहाँ पे होगा, तो आपके मदरबोर्ड में लगा हुआ। क्या हार्ड डिस्क है लगा हुआ, देखिए तो नहीं लगा हुआ, इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके सिस्टम यूनिट में लगा होता है। मॉनिटर तो आपको आपके डेस्कटॉप जो मैंने बताया था VDU, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कंप्यूटर ऑन करते ही जैसे आपको जो पहला स्क्रीन कंप्यूटर में दिखता है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप या मॉनिटर का नाम देते हैं, या फिर हम उसे क्या कह देते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, फुल फॉर्म भी पूछा गया है। क्लियर है यहाँ तक सर? यानी यहाँ तक तो आप चीजें समझ में आ गई आपको। अब एक बात, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। ये जो आपका हार्ड डिस्क है,
अब ये हार्ड डिस्क किससे कनेक्ट है ये बताइए पहले, ये हार्ड डिस्क किससे कनेक्ट है सर? रैम से कनेक्ट है, तब तो वो आप मूवी को जो ओपन करेंगे वो मूवी का डाटा यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफर कैसे होगा, यानी कि कोई ना कोई आप यहाँ पे एक दूसरे को कनेक्ट करिएगा किसी को, मतलब हार्ड डिस्क को, ठीक है, ये आपका हार्ड डिस्क है और ये आपका रैम है, ठीक है, और इसके बाद ये आपका सीपीयू आ जाएगा और फिर इधर आपका मॉनिटर आ जाएगा इस बात। तो मेरे को एक बात बताइए, हार्ड डिस्क से ये डाटा रैम के पास कैसे आएगा? यानी कि ऐसे भी समझ लीजिए इस मदरबोर्ड, ये पूरा मदरबोर्ड में ही लगा हुआ है ना, एज ए इनपुट सीपीयू को दे दिया, सीपीयू इसको प्रोसेसिंग करके या आउटपुट दे दिया। तो यानी कि हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि हार्ड डिस्क को रैम से जोड़ने वाला क्या कनेक्ट, अभी मैं बताऊंगा उन सारी चीज़ों को नाम पे भी आऊंगा। उस कनेक्टर, एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टर। अब यहाँ कनेक्टर से मैं कुछ चीज़ों को पहले क्लियर कर दूँ। तो देखिए, ये आप जो देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है मेरे दोस्त, ये आपका अडेप्टर है, चार्जिंग अडेप्टर है ये, ठीक है। अब इसको ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं कनेक्टर कहते हैं, ठीक है, इसे हम कनेक्टर कहते हैं। और थोड़ा सा मतलब कि हाईली टेक्नोलॉजी लेवल पे बातें करेंगे जब आप, तो इसको कहा जाता है फीमेल यूएसबी कनेक्टर, ठीक है, फीमेल यूएसबी कनेक्टर। और ये आपका क्या हो गया सर, जो वायर रूप में जो आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूएसबी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूएसबी, या और भी ज़्यादा अच्छा से बोला जाएगा तो इसको हम बोलेंगे मेल यूएसबी कनेक्टर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेल यूएसबी कनेक्टर। तो कनेक्टर यहाँ पे आप देख लिए, या आप देख समझ में आ गया, ये कनेक्टर हो गया और ये आपका यूएसबी हो गया, ठीक है। अब यही इसको क्या करते हैं भाई, इसके अंदर आप प्लग इन कर देते हैं और आप इसको जब यहाँ से करंट स्विच ऑन करते हो तो आपका मोबाइल चार्ज होने लगता है ना। तो मतलब मैं आपको यहाँ पे दो वर्ड को समझाना चाहता हूँ। दो वर्ड कौन सा? दो वर्ड, एक तो आप कनेक्टर को समझिए, कनेक्टर आप समझ लिए, चार्जर का ये जो अडेप्टर देख रहे हैं जहाँ पे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस वायर यानी कि इस वायर को, यानी इसको हम क्या कहेंगे? यूएसबी, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? यूएसबी कहेंगे। अभी हम यूएसबी के ऊपर भी आएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। कनेक्टर आपने समझ में आ गया आपको, तो उसी प्रकार से समझिए ना कि ये आपका मान लीजिए मदरबोर्ड है। चलिए इसको ऐसे मत समझिए, चलिए ठीक है, ये आप इतना समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे थे। तो हम आपको ये पूछना चाह रहे थे कि अब हार्ड डिस्क जो है मदरबोर्ड में तो ये है नहीं भाई, ये आपका एक मिनट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मदरबोर्ड में लगा हुआ है ये दोनों हार्डवेयर, ठीक है, ये आपका मदरबोर्ड में लगा हुआ है ये दोनों हार्डवेयर। हार्ड डिस्क तो मदरबोर्ड में नहीं लगा हुआ। अब हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से तो भाई कनेक्ट करना होगा ना, क्योंकि आपको कल मैंने बताया था कि ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो डाटा का ट्रांसफर हो रहा है कैसे? बसेस के थ्रू, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? बस। बस के थ्रू क्या होता है? आपका जितना भी इलेक्ट्रिक सिग्नल, मान लीजिए ये आपका सीपीयू है और यहाँ पे रैम है, तो यहाँ से कैसे आएगा डाटा? यहाँ पे जो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन दिख रही है, यहाँ से डाटा ट्रांसफर, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में आपका डाटा का ट्रांसफर यहाँ पे किया जाता है। तो ये तो मदरबोर्ड के अंदर आपने देख लिया, बसेस से ट्रांसफर हो गई डाटा, लेकिन आपका हार्ड डिस्क तो यहाँ लगा हुआ है दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलिए रैम है आपका, यहाँ मैं मान के चल लेता हूँ कि आपका रैम लगा हुआ है और यहाँ पे आपका सीपीयू है, तो ये तो यहाँ से ट्रैवल कर लेगा बस, लेकिन यहाँ से यहाँ पे डाटा कैसे लाए मदरबोर्ड में? मेरा सवाल यही है। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आ जाइए इस फिगर में, यहाँ पे आपको दिखेगा एक IDE कनेक्टर, ठीक है, यहाँ दिखेगा आपको ID कनेक्टर क्रॉस 2 दिख रहा है, ठीक है। क्रॉस 2 का मतलब क्या, वो भी हम बताएंगे। इसका पहले तो फुल फॉर्म, ये सब चीज नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स के लिए परेशान मत होइए, अपलोडेड हो रखा है एप्लीकेशन में, पहले समझिए चीजों को। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये रहा आपका IDE कनेक्टर। यानी आपने हार्ड डिस्क बाहर से जो, मतलब आपके पास जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, वो हार्ड डिस्क को क्या करेंगे भैया, यहाँ पे ये कनेक्टर है जो, जैसे कि अभी मोबाइल आपका अडेप्टर मोबाइल चार्जर में दिखाया ना, यहाँ पे USB हार्ड डिस्क का आएगा और यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। अब एक और दे दिया गया, आप बाहर से कोई एक्सटर्नल आप हार्ड डिस्क ला करके जोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में 4 GB का रैम है दोस्त, ठीक है, 4 GB का रैम, आप सॉरी रैम बोल रहा हूँ, आपके पास जो हार्ड डिस्क है जो आपके कंप्यूटर में 2 GB का, आप एक्सटर्नल 2 GB और लगाना चाहते हैं, तो आप एक और हार्ड डिस्क ला करके इस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो 2 स्लॉट आपको दिया हुआ है, इसलिए क्रॉस 2 का मतलब आपको समझ में आ गया कि 2 स्लॉट है, आप हार्ड डिस्क यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो IDE का पहले फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसका काम क्या है? हार्ड डिस्क से डाटा को कहाँ पे ट्रांसफर कराना? रैम, यानी कि यहाँ से अब आपका कहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये रहा जो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये हार्ड डिस्क से रैम के पास कैसे आएगा। तो यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है
जिसको हम कहते हैं आईडी, यहाँ से कनेक्ट हो गया मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड में फिर क्या हो गया भाई, बसेस के थ्रू यहाँ रैम के पास आ जाएगा वो डाटा। समझ में आ गया? यानी हमने ये बताया कि हार्ड डिस्क जो है मदरबोर्ड में तो उपस्थित नहीं है, इसीलिए हार्ड डिस्क से इस रैम तक डाटा को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए भैया, हमें एक कनेक्टर चाहिए। तो ये कनेक्टर को हमने क्या बताया, आईडीई कनेक्टर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? आईडी कनेक्टर का फुल फॉर्म भी क्लियर हो गया? ठीक है सर। अब आ जाइए कुछ बातें अब हम लोग रैम के बारे करते हैं। देखिए, जब बातें रैम की करते हैं तो आपको मदरबोर्ड में क्या देखने को मिला, डी रैम देखने को मिला, दिखा कि नहीं भाई? अब डी रैम में डी को हटा लीजिए, अभी आ जाइए रैम के पास में। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा इसको सुनते चलिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब इस रैम को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, पहले उन सारे नाम को याद करिए, क्वेश्चन पूछेगा। इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी कह देते हैं। इसी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थाई, ठीक है, इसी को हम लोग अस्थाई मेमोरी कह देते हैं। एक मिनट, इसी को हम लोग यानी कि इसी रैम को हम लोग क्या कह देते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कह देते हैं। इसी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कह देते हैं। और इसी को हम लोग RWM यानी कि रीड राइट मेमोरी भी कह देते हैं। यानी कि चार नाम से जानते हैं रैम को। इसका फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, चार नाम क्या हो गया, एक हो गया मेन मेमोरी यानी कि रैम की बातें है, वोलाटाइल मेमोरी यानी रैम की बातें हैं, प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम की बातें हैं, और रीड राइट मेमोरी मतलब भी रैम के बारे ही बातें हो रही है। ठीक है, अब देखिए रैम का मतलब, अब हम इसको आपको एक नाम से मैंने बोला, इसको हम वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थाई ये मेमोरी होती है। अभी जब तक आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो भी कोई मान लेते हैं कोई आपने डॉक्यूमेंट रेडी किया, उसमें कुछ चीजों को टाइप करके रखा, ठीक, अब क्या हो गया, अचानक से पावर कट हो गया, ठीक है, या फिर सिस्टम में जो भी कनेक्शन था कुछ प्रॉब्लम आया जिसके कारण अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो गया कंप्यूटर में, तो आपका कंप्यूटर क्या हो गया भैया, ऑफ हो गया। अब जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ हो गया, सिस्टम हो जाने के बाद आपने जो भी डाटा यहाँ पे लिखा था या फिर जो भी किया था वो सब का सब डाटा क्या होगा भाई, वो डाटा नहीं रहेगा, आपका सेव नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है वोलाटाइल मेमोरी है। पावर कट या सिस्टम ऑफ हो जाने के बाद डाटा भी यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है, डाटा भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वोलेटाइल मेमोरी। अब आइए, जो आपने रैम को देखा ना, तो रैम दो प्रकार के होते हैं। ये रैम जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एस रैम यानी कि इसका फुल फॉर्म याद करिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ये स्टैटिक। और एक होगा आपका डी रैम यानी कि ये हो गया आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो नॉर्मल कंप्यूटर जो हम और आप यूज करते हैं उसमें कौन सा रैम लगा होता है, यही सब तो सवाल है मेरे भाई। उसमें कौन सा रैम लगा होता है, तो उसमें लगा होता है डी रैम लगा होता है। इसीलिए आप यहाँ मदरबोर्ड में क्या आपको देखने को मिला, यहाँ पे आपको मदरबोर्ड में डी रैम मेमोरी स्लॉट देखने को मिला। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए डी रैम मेमोरी स्लॉट। अगर डी रैम मेमोरी स्लॉट को मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए डी रैम मेमोरी स्लॉट इस प्रकार से दिखाया गया है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिएगा 2-3 स्लॉट है, तो आपके ऊपर है। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर जब आपने परचेस किया तो 2 GB का रैम लगा हुआ। अब आप बाहर से एक्सटर्नली भी लगाना चाहें 2 GB का तो भी आप लगा सकते हैं, एक और स्लॉट है आपके पास। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आइए कुछ चीज़ों को और थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ जो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं। तो देखिए एक चीज़ को और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना मेरे भाई। IDE कनेक्टर क्या है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका काम क्या है, हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने का काम करती है। कनेक्टर क्या है, USB क्या है, ये भी समझ में आ गया। USB केबल क्या, कनेक्टर क्या, ये भी समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे ना क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ध्यान से आप अपने चार्जर अडेप्टर को देखिएगा तो यहाँ पे पिन जस्ट लाइक आपको दिखेगा, तो इसमें कितने पिन होते हैं ना वो भी पूछेगा। मैं बताऊंगा किसमें पूछता है पिन, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी मैं एक चीज आपको बता रहा था, जैसे कि आप कंप्यूटर जब परचेस करते हैं तो उसमें आपका जो रैम आपको बोला जाता है कि जो लगा हुआ है 4 GB का रैम लगा हुआ। ठीक है, 4 GB का रैम लगा हुआ। ठीक है, 4 GB का रैम लगा हुआ इस प्रकार से, 4 GB का रैम लगा हुआ। तो क्या होगा, 4 GB का रैम मतलब आपके कंप्यूटर में क्या लगा भैया, रैम का कौन सा पार्ट, तो डी रैम लगा होगा 4 GB का। ये आपका यहाँ पे 4 GB का रैम लगा दिया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 GB का रैम लगा हुआ। तो अब ये एक चीज को समझिए, 4 GB का जो रैम लगा होगा यानी कि ये जो स्टोरेज डिवाइस है, मैंने आपको क्या बताया था, कंप्यूटर यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर है कौन से इसमें जो काम होती है वो किस में होती है, बाइनरी कोड पे होती है। यानी कि इसमें 2 नंबर आपके पास होते हैं, एक 0 और एक 1, यानी 2 चॉइस है, इसलिए 2 के पावर पे सारी चीजें होते हैं।
तो 4 GB का अगर आपके पास रैम है, ठीक है, 4 GB का रैम है, तो यानी कि 2 का पावर 2 तो हो गया ना भाई, 4 GB का रैम आपने लगा। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास 2 स्लॉट है इस प्रकार से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 1 है तो 2 GB का एक यहाँ लगा देंगे, 2 GB का यहाँ लगा देंगे। ये सही भाई बोला जाए तो कनेक्शन नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जब आप 2-2 GB का आपको लगाना था, 4 GB का ही आपका मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, तो ऐसा नहीं है कि वो मैन्युफैक्चर एक स्लॉट में 2 GB लगाएगा और एक स्लॉट में 2 GB लगाएगा, तो हो गया ना आपका 4 GB। ऐसा करने से क्या होता है ना, जो कंप्यूटर की जो इफिशियंसी होती है ना वो कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे 4 GB का रैम लगाया जाएगा। बाद में आपका मन है 2 GB और एक्सटेंड करने का या लगाने का, तो आपको ये स्लॉट दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब जैसे कि रैम आपके कंप्यूटर में जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही बोला गया कि 18 GB का भाई, तो 18 GB का मतलब तो 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16 GB। तो यहाँ पे एक स्लॉट में 16 GB का रैम लगा देगा और इसमें एक स्लॉट में आपका 2 GB लगा देगा, तो 16 + 2 18 हो गया। और एक स्लॉट इसमें बना के दे दिया है, तो भाई आप एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं दिया तो आप एक्सटर्नली रैम नहीं लगा सकते। समझ में आ गया ये बातें? यहाँ तक चीजें क्लियर है? इसलिए देखिए, इसीलिए अच्छी इफिशियंसी हो आपकी कंप्यूटर की, दक्षता अच्छी हो, इसलिए हर एक कंप्यूटर में मदरबोर्ड में मिनिमम 2 मेमोरी स्लॉट ही दिए जाते हैं, ताकि भाई 2 में ही चीज़ों को आप लगा लीजिए। अब ऐसा नहीं कि 4 GB के लिए या फिर 8 GB के लिए 4 GB करके लिए आपने 2 स्लॉट का यूज़ कर लिया, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक है, इससे क्या होता है, इफिशियंसी कंप्यूटर की कम हो जाती है। यानी 2 चीज़ें हमने कवर कर लिया, डी रैम हो गया, ID कनेक्टर, ये हमारा कंप्लीट है। अभी यहाँ तक कोई चीज़ को समझने में दिक्कत है? देखिए, कल मैंने जहाँ पे छोड़ा वहाँ से मैं नहीं कंटिन्यू किया, क्योंकि उसको 3rd क्लास में कराऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर मैं उसमें सोचा हूँ कि रजिस्टर वगैरह सब कुछ करा दूंगा अलग से, फिर बाद में पढ़ना ना पड़े, इसी चैप्टर में खत्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं अब आइए, एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, 20 पिन ATX पावर। अच्छा, पहले मैं नोट्स में आपको रिवाइज कराते चल जाऊँ, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। आ जाइए एक बार भाई नोट्स में भी देखिए, ये सारी चीज़ें मैं कल के लिए रखा हूँ। यहाँ पे हम लोग ID कनेक्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, IDE कनेक्टर। तो देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। हार्ड डिस्क जो है आपका मदरबोर्ड में नहीं लगी होती है, बिल्कुल सही बात है सर। हार्ड डिस्क से डाटा रैम तक पहुंचाने के लिए ID कनेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या पढ़ लिया, डी रैम के बारे पढ़ा। डी रैम के बारे यहाँ पे कंटेंट में नहीं लिखा हुआ, चलिए वो नोट शायद यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, कोई नहीं। डी रैम के बारे में मैंने आपको बताया, वो तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। एक मिनट मैं देख लूँ, और शायद अगर नोट्स इसमें नहीं मैंने वो रखा, पूरा नोट्स मैंने इसमें शायद नहीं किया, चलिए कोई नहीं, कर लेंगे हम लोग आगे। तो आइए, अच्छा अब आइए इस मदरबोर्ड का ये 2 अपने, अभी आपको तीसरा हार्डवेयर के बारे जानना है, क्या है वो, आपका 20 पिन ATX पावर कनेक्टर के बारे, है ना। ये है आपका 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। ये क्या है, अब इसको समझिए। सबसे पहले तो आपका जो ATX है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक, अब समझिएगा इसका काम क्या है। ठीक है, अभी ये जो मदरबोर्ड आप जो देख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हैं भाई, तो अब इस मदरबोर्ड को भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या ये मदरबोर्ड में जो भी हार्डवेयर लगा क्या फंक्शन कर पाएगी, नहीं। तो इस मदरबोर्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, या फिर ऐसे समझिए जो पावर सप्लाई आएगा, वो किस माध्यम से आएगा भाई, तो यहाँ पे एक कनेक्टर होना चाहिए। तो ये आपको दिखाया गया है, ये कनेक्टर है, यहाँ से आपका पावर सप्लाई ये पूरे मदरबोर्ड में क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो 20 पिन ATX पावर कनेक्टर का मतलब समझ में आया कि आपके पास जो मदरबोर्ड है उसको पावर सप्लाई देने के लिए हम जिस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। अब बोलिए ये 20 पिन क्या, तो देखिए ये कनेक्टर में पिन होता है, 20 पिन इसमें होते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट आप जब कंप्यूटर खरीदेंगे ना तो उसमें 24 पिन आने लग गया। तो ये भी याद रखिएगा, लेटेस्ट अगर पूछ लिया जाए ऑप्शन में अगर रहा 24 तो टिक करके आइएगा, और दोनों नहीं मिलेगा 20 या 24, 20 नहीं रहा तो 24 रहेगा, याद रखिएगा। यानी कि पूरा अभी अपडेटेड आपसे सवाल पूछा गया। तो ये भी समझ में आ गया 20 पिन ATX पावर कनेक्टर का मतलब क्या है भाई, यानी 3 चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया ना। यानी कि ये जो आप मदरबोर्ड को जो देख रहे हैं इसको भी पावर सप्लाई चाहिए ना, तो ये पावर सप्लाई के लिए एक कनेक्टर लगाया गया है दोस्त। यहाँ से एक USB आएगा जिससे पावर सप्लाई हो रहा होगा, और इससे पूरा आपके मदरबोर्ड में क्या हो जाएगा भाई, पावर सप्लाई उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए कंप्यूटर को पढ़ेंगे इस तरह से एक एक चीज को। ये अब आप देख लीजिए CPU सॉकेट क्या है दोस्त। CPU सॉकेट तो कल ही मैंने बताया था, ये CPU सॉकेट है जहां पे आपका अपना CPU को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। CPU क्या होता है, एक
चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है ये आपका। देखिए ये आपका सॉकेट हो गया, यहाँ पे लगेगा आपका आईसी चिप, यानी कि आपका आईसी चिप। अच्छा मैंने सीपीयू भी कौन से का इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का एग्जांपल है, वीएलएस, ये तो खैर मैंने कल करा दिया। देखिए ये रहा आपका सीपीयू, ठीक है, ये हो गया सीपीयू। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग मदरबोर्ड में, ये हो गया। अब देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ पे दिखाया गया सीपीयू फैन हीट सिंकिंग माउंटिंग पॉइंट, यानी कि ये जो आपका है ना, और यहाँ पे आपका जो ये दिखाया गया, देखिए यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए सीपीयू फैन और हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट। देखिए कंप्यूटर क्या है भाई, कंप्यूटर में क्या हो रहा है समझिए, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो पूरा कंप्यूटर, अब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर को क्या आप ऑपरेट कर सकते नहीं। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच कॉलिजन हो रहा है। अगर कोई दो चीज का कॉलिजन होगा तो हीट उत्पन्न होगी। अब ये हीट उत्पन्न होगी तो कंप्यूटर में बहुत अधिक हीट उत्पन्न होती है, तो उस हीट को कम करने के लिए सीपीयू फैन लगाया जाता है। और हीट सिंक एक माउंटिंग पॉइंट जैसे इस प्रकार से आपको दिख रहा है ना, ये क्या करता है भाई, कूलिंग करने का काम करता है। क्या करता है ये, कूलिंग करने का काम करता है। इसीलिए देखिए अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, इसीलिए आप धूप में भी बैठ करके आप लैपटॉप को यूज करते हैं, ठीक। लेकिन पहले के जमाने की बात की जाए तो जहां भी कंप्यूटर रखा जाता तो वहां पे पूरा मतलब कि एसी वाले रूम होनी चाहिए वहां पे, तभी आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक। ऐसा इसीलिए क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, हीटेड होने के कारण फिर कंप्यूटर आपका वर्क करना बंद कर सकता है या कोई भी पार्ट हार्डवेयर डैमेज हो सकता है। लेकिन अब ये सारी सुविधाएं हो जाने के कारण अब आप धूप में भी बैठ करके, और आपने देखा होगा कि जब आप बेड में कंप्यूटर को रख के या लैपटॉप को रख करके यूज करते हो तो काफी ज्यादा हीट हो जाता है लैपटॉप। इसलिए हमें, क्योंकि भाई उसका ईयर को पास होने दीजिए ना बाहर, तो आपने उसको पूरा ब्लॉक कर दिए होते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसके नीचे में कुछ आप रख दीजिए, उसके ऊपर आप लैपटॉप रख करके यूज करेंगे, ठीक है। चलिए ये बातें खत्म करते हैं, ये तो थोड़ा सा चीजें हो गई अंदर वाली बातें भाई। चलिए यानी यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब एक चीज को और समझिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट को भी समझिए। एक है आपका नॉर्थ ब्रिज और एक है आपका साउथ ब्रिज, ठीक है। तो ये भाई नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज ऐसे समझिए कि हम ये मदरबोर्ड को दो भाग में बांट रहे हैं, ठीक है। ये जो भाग आप देख रहे हैं, मतलब एक होता है ना भाई, जैसे कि दो टीम है गई, बस वैसे ही समझिए। तो हम इस मदरबोर्ड को भी दो भाग में बांट रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो अब ये जो आपका नॉर्थ ब्रिज है ना, कौन से साइड वाले को नॉर्थ ब्रिज बोलेंगे, जिस साइड आपका सीपीयू लगा होगा उस साइड को आप नॉर्थ ब्रिज कहेंगे। और आपका जो दूसरा साइड होगा, ये वाला जो साइड देख रहे हैं, इसको हम लोग साउथ ब्रिज कहेंगे। इस मेनली साउथ ब्रिज में क्या होता है कि आपके जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर, भाई मॉनिटर भी इससे कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे यूएसबी से कनेक्टर होगा, माउस यहाँ से कनेक्टर होगा, या आपका प्रिंटर। तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो सारे के सारे इसी साउथ ब्रिज के साइड में ही कनेक्ट किए जाते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। हमने क्या बोला सर नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के बारे में, कि मदरबोर्ड को दो भाग में बांटा जा रहा है। जिस साइड में आपका सीपीयू होगा उस साइड को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ब्रिज कहेंगे, और साउथ ब्रिज जस्ट उसके दूसरे साइड को कह देंगे। ऐसे भी सिंपल सा लॉजिक लगा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज से, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ तो आपको समझ में आना चाहिए ना, या आपके भी डाउट होंगे कि क्या है सर। तो साउथ ब्रिज हम उस साइड को कहेंगे, साउथ ब्रिज हम किस साइड को कहेंगे, साउथ ब्रिज हम उस साइड को कहेंगे जिस साइड में आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस लगा होगा, उस साइड को हम क्या कहेंगे, साउथ ब्रिज का नाम देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो अगला जो हमारा टारगेट होगा, चलिए सीमॉस वेक्टर। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं हम लोग इससे पहले। एक है आपका कनेक्टर फॉर, एक मिनट, इससे पहले इसको देखिए, कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल। ये क्या है इसको समझिए, ठीक है। ये क्या है इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि ये आपका दिल्ली शहर है, ठीक है। ये क्या है आपका दिल्ली शहर। अब इस दिल्ली शहर से आपको इधर आना है, मान के आपको चलना, कोई भी आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो एक तो आप इधर से ऐसे जाएंगे, तो भाई अब दिल्ली के अंदर होकर के आप जाइएगा तो भाई बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा। अब आपने दूसरा उसका क्या किया, आपने हाईवे यूज करके इस साइड से निकल लिया आपने, ठीक है। यानी कि आप बाहर ही बाहर निकल गए, या फिर इस साइड से निकल गए बाहर ही बाहर। तो ये जो आप बाहर ही बाहर हाईवे से निकल गए, इसी को बोला जाता है पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब ही क्या होता है, आप बाहर से कोई चीज को करके बाहर से निकल गए। तो आपके कंप्यूटर में भी ये चीज होगा, जैसे कि आप यहाँ पे जब कंप्यूटर सिस्टम को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप बाहर से कोई चीज को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप यहीं पे क्या करते हैं, ला करके कनेक्ट कर देते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं कि नहीं भाई, प्रिंटर को बाहर से आपने मॉनिटर को कनेक्ट कर दिया, माउस को कनेक्ट कर दिया, कीबोर्ड को बाहर से ही आपने, यानी बाहर से ही कनेक्ट कर दिया। तो ये सारे डिवाइस क्या हो गया, आपके पेरीफेरल डिवाइस हो गए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में,
एग्जाम्पल दे देगा माउस का, हार्ड। अच्छा अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। चलिए ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही कर पाते। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन से जो आपके डिवाइस हैं आपके पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। ठीक है, पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। माउस है आपका इसमें एक, ठीक है, एक आपका माउस है। ऑप्शन बी में आपका ये आपका कीबोर्ड हो जाएगा, सी में आपका प्रिंटर हो जाएगा और डी में आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा। देखिए माउस बाहर से जोड़े तो पेरीफेरल डिवाइस ये होगा, कीबोर्ड को भी बाहर से आपने जोड़ा है तो ये भी पेरीफेरल डिवाइस होगा। इसके बाद ये आपका क्या था, आपका प्रिंटर, तो प्रिंटर को भी बाहर से जोड़े तो ये भी पेरीफेरल डिवाइस है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को क्या देखिए समझिएगा, यहाँ पे एक है आपका हार्ड डिस्क और एक एग्जाम में आपको पूछ दिया है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो देखिए हार्ड डिस्क तो आपके कंप्यूटर के अंदर ही लगा हुआ, बाहर कहाँ आपने लगाया, ये आपके ऑलरेडी कंप्यूटर में लगे होते हैं। लेकिन आपको एक शब्द, तो ये आपका पेरीफेरल डिवाइस हुआ नहीं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये आपका पेरीफेरल डिवाइस तो हुआ नहीं, यानी कि ये पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को, क्या ये पेरीफेरल डिवाइस है, तो बिल्कुल, क्योंकि एक्सटर्नली आप बाहर से हार्ड डिस्क को लगा रहे हैं मदरबोर्ड में। अब ठीक है, आप बाहर से लगा रहे हैं हार्ड डिस्क को, तो बाहर से आप जब लगा रहे हैं कोई भी चीज को, कोई भी डिवाइस को, तो आपका वो क्या हो जाएगा भाई, पेरीफेरल डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर में बाहर से हार्ड डिस्क को लगाए होंगे, बहुत बार लगाए होंगे। आपने हार्ड डिस्क को हटा के उसकी जगह अब आपने एसडीडी लगाया हो, जिससे आपका कंप्यूटर काफी फास्ट हो गया। तो अब आपके हाथों में या आपके पास भी हार्ड डिस्क आ गया हो, तो आप हार्ड डिस्क को कई कई बार आप यूएसबी पोर्टल से, यूएसबी केबल से आप कनेक्ट कर लेते हैं अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, करते कि नहीं। तो बाहर से यानी कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना, वो क्या हो गया भाई, एक्सटर्नली आप बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं, तो वो पेरीफेरल डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब समझ में आ गया। तो बाहर से जैसे कि आप मॉनिटर का कनेक्शन कर रहे हैं या कोई भी आप हेडफोन का कनेक्शन कर रहे हैं, तो पेरीफेरल डिवाइस, ये सारी चीजें क्लियर है। इसी में मैं आपको एक चीज और क्लियर करा दूं कि देखिए पहले क्या था कि अब जैसे कि आपको मॉनिटर को कनेक्ट करना, तो इसके लिए अलग सा आपका क्या होगा, कनेक्टर होता था। ठीक है, कनेक्टर होता था। आपका माउस है या कीबोर्ड है या प्रिंटर, तो हर डिवाइस का अलग अलग कनेक्टर होता था। फिर क्या हुआ, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया, इन्वेंट किया गया यूएसबी को। ठीक है, यानी फुल फॉर्म पूछेगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इससे क्या हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस के खोजने से आपके जितने भी आज आप क्या यूज करते हैं, यूएसबी केबल का ही इस्तेमाल करते हैं और सारी चीजों को आप कनेक्ट कर लेते हैं, हर एक डिवाइस को आप कनेक्ट कर लेते हैं। और इसी यूएसबी केबल, इससे क्या आप यूएसबी केबल से क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और आप याद रखिएगा यूएसबी जो केबल होता है इसमें कितने पिन होते हैं, तो 4 पिन होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जब पहले की बात हो जाए तो सब के लिए अलग अलग कनेक्टर होता है। कनेक्टर को आप पोर्ट भी बोल सकते हैं, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले जब यूएसबी की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, तब बाहर से क्या किया जाता, डिवाइस को कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए अलग अलग पोर्ट होते थे। लेकिन अब क्या आ गया भाई, यूएसबी आ गया, जो सबको आप आराम से यूएसबी से ही कनेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसमें कितने पिन होते हैं, 4 पिन होते हैं। नोट्स में अगर वो नोट्स मैंने लिया तो इसमें सारी चीजें मिल जाएगी आपको लिखी हुई, एक बार मैं देख लेता हूँ। चलिए कोई नहीं, ठीक है, यहाँ तक चीजें तो बाकी आपको समझ में आ रही होगी ना सब कुछ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सीपीयू आपका हो गया, कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल के बारे में आपको यहाँ पे लिख दिया गया है कि एक्सटर्नल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस यानी कि इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस को मदरबोर्ड के साथ जोड़ना। ठीक है, वही क्या होता है आपका कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल, यानी कि जितने भी बाहर से आप जैसे कि इनपुट या आउटपुट डिवाइस या कोई पेन ड्राइव को लगा रहे, स्टोरेज डिवाइस को लगा रहे हैं, बाहर से लगा रहे, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल कहलाएंगे। सीपीयू फैन का तो काम समझ में आ गया, ठंडा कूलिंग करना। 20 पिन ATX पावर कनेक्टर के बारे में मैंने बता दिया था कि मदरबोर्ड को जो पावर सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 20 पिन ATX पावर, और लेटेस्ट में भी कितने आ गए हैं, 24 पिन आ चुका है। ठीक है, चलिए अब यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट हमें समझना है, ये सब चीजें तो हम लोग कल देखने वाले हैं। चलिए आगे भी देख लेते हैं जो आज हम लोगों को खत्म करना है। चलिए यहाँ पे आइए, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे PCI स्लॉट 5 को और AGP स्लॉट को। सबसे पहले आपसे PCI का फुल फॉर्म पूछेगा। ठीक है, P4 हो जाएगा पेरीफेरल, C4 हो जाएगा कंपोनेंट और I4 हो जाएगा इंटरकनेक्ट, यानी पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। चलिए आइए नोट्स पाइए, इसको नोट्स में मैं आपको समझा दूंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिए PCI स्लॉट 5 यानी कि इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। देखिए पेरीफेरल मतलब बाहर से कोई कंपोनेंट को आपको इंटरकनेक्ट करना है, समझ में आ गया। इसके लिए आपको 5 स्लॉट दिए गए हैं। मतलब कि जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बहुत सारे हार्डवेयर पहले से लगा दिए जाते हैं। अब आप चाहते हैं
कि बाहर से कुछ कंपोनेंट को लगाना, जैसे कि आपको कंप्यूटर में, लैपटॉप में टीवी चलाना, तो उसके लिए टीवी ट्यूनर लगाना पड़ेगा, बाहर से लगाना होगा। अच्छी हाई क्वालिटी का आपको वीडियो मतलब कि प्ले करना है या गेम खेलना है, तो ग्राफिक कार्ड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे भाई, या कोई साउंड कार्ड लगाना है तो बाहर से लगाना पड़ेगा आपको। तो आप क्या कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ मैंने लिखा भी है सारी चीज़ों को, कि कंप्यूटर खरीदने के बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार एक्सटर्नल डिवाइस मदरबोर्ड में लगाते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड में हमको कुछ और भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाना है, जैसे कि आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, टीवी ट्यूनर लगाना है, साउंड कार्ड लगाना है, तो उसके लिए मदरबोर्ड में स्लॉट बनी हुई है, 5 स्लॉट आपको दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, PCI स्लॉट जिसको कहते हैं, यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, उसे ही आप क्या कहते हैं, PCI स्लॉट कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट, क्योंकि आप अपने लैपटॉप को या फिर सिस्टम को क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं आपको फिगर में दिखा दूं, देखिए यहाँ पे 5 स्लॉट दिए हुए, 1 2 3 4 5। टीवी ट्यूनर लगा सकते हैं, साउंड कार्ड लगा सकते हैं, कुछ भी आपको कार्ड लगाना है या फिर आपको कुछ चीजें यूज करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे बाहर से आपको कुछ लगाना है ना, तो पेरिफेरल हो गया, कंपोनेंट लगा रहे हैं, इंटरकनेक्ट हो गया आपका, इसका फुल फॉर्म हो गया PCI, इसके 5 स्लॉट हो गए। ये भी क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, AGP के बारे में देखते हैं। चलिए, AGP का फुल फॉर्म क्या है, पहले उसको पढ़िए। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, ग्राफिक कार्ड। अभी जैसे कि आपका ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड्स लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो जो लगा हुआ रहता है ना, वो यही आपका समझिए, इसी को चीज को मैं बता रहा हूं, इसको बोलते हैं AGP स्लॉट। AGP का मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड, G4 हो गया ग्राफिक पोर्ट। ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। अब आपका जब कंप्यूटर, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, सिस्टम जब बन रहा था, उस समय ही आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड्स लगा दिए जाते हैं इसी AGP स्लॉट के में। ठीक है, अब समझिएगा क्या हुआ, जैसे कि आपने कोई भी मूवी आपको देखनी होती है, ठीक है, आपको कोई भी मूवी देखनी होती है, तो आपका वो मूवी हार्ड डिस्क में स्टोर है, उसको ओपन किए तो वो रैम के पास आया, रैम उसको इसने एज ए इनपुट किसको दिया, CPU को दिया, CPU ने क्या किया, प्रोसेसिंग किया। अब प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे अभी चीज़ों को समझिएगा, अभी इसको थोड़ा सा और, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और एडवांस आपको बना रहा हूँ, चीज़ों को थोड़ा और एडवांस कर रहा हूँ। यहाँ से क्या करेगा CPU, अब चलिए इसको एक फ्रेज डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क ने डाटा किसको दे दिया, रैम को दे दिया। ठीक है, अब इस रैम ने डाटा किसको दे दिया, एज ए इनपुट CPU को दे दिया। CPU ने क्या कर लिया भाई, प्रोसेसिंग कर लिया, ये एज ए इनपुट ले लेगा और ये अपना आउटपुट दे देगा, जो आप मॉनिटर में देखते हैं ना। यानी कि आपको कोई भी मूवी देखनी थी, मूवी यहाँ स्टोरेज थी, यहाँ पे आया डाटा, लेकिन अब समझिएगा ये CPU से डायरेक्ट आपका यहाँ मॉनिटर में नहीं दिखता। अब यहाँ से क्या होता, इसको समझिए। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ से कैसे चीजें काम करती है। यहाँ से अब ये आपका जो आउटपुट आया, यहाँ पे आपका होता है एक ग्राफिक्स कार्ड, जो आपके AGP स्लॉट में लगी होती है। ये हो गया आपका ग्राफिक कार्ड। अब ये ग्राफिक कार्ड के बाद जाता है आपके मॉनिटर में, आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है, वो मूवी चलते हुए दिखता है। ठीक है, यानी आपने कोई पेन ड्राइव लगाया, उस मूवी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया तो हार्ड डिस्क में आ गया। ठीक है, तो पेन ड्राइव से मूवी आपका कहाँ आ गया, हार्ड डिस्क में आ गया, कंप्यूटर में आ गया। आपने जब ओपन किया तो मूवी डेस्कटॉप में जो आपको दिखाई देती है, ये ग्राफिक कार्ड के मदद से ही, यही ग्राफिक कार्ड के मदद से ही आपको डेस्कटॉप में या मॉनिटर में दिखाई देती है। मॉनिटर में आपको कुछ भी चीजें दिखती है ना, उससे पहले डाटा आपका जो CPU कहाँ भेजती है, ग्राफिक्स कार्ड में आती है, तब जाकर के आपके मॉनिटर स्क्रीन में वो दिखता है। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। देखिएगा यहाँ पे चीजों को समझिएगा कि ये जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है, और ये ग्राफिक कार्ड जो है आपका मॉनिटर से कनेक्ट होगा भाई। तो मॉनिटर से कनेक्ट होगा तो भैया कोई तो भाई केबल चाहिए ना, तो इस केबल को हम लोग क्या नाम देते हैं, देखिएगा पहले जो हम लोग यूज करते थे VGA केबल, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे, ठीक है, जिसमें 15 पिन होते हैं। लेकिन अब जो हम लोग यूज करते हैं HDMI, आपने सुना भी होगा बहुत बार, ये कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेयर, जिसमें आपके 19 पिन होते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया अब आपको। आइए यहाँ पे नोट्स में आ जाइए, तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं यहाँ पे नोट्स में AGP स्लॉट ये रहा, देखिए AGP स्लॉट के बारे में मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, एक्सेलरेटेड ग्राफिक स्पॉट कहते हैं। वह स्लॉट जहां पर पहले से ही कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगे रहते हैं ना, वीडियो आपका या 3D वीडियो देखने के लिए यूज करते हैं ग्राफिक्स कार्ड का मेनली,
तो ग्राफिक कुछ भी स्क्रीन में जो भी चीज देख रहे हैं ग्राफिक कार्ड के मदद से, तो ये ग्राफिक कार्ड जो आपको मॉनिटर से कनेक्ट होगा, कुछ तो कनेक्टर चाहिए, कोई तो भाई केबल के थ्रू कनेक्ट होगा ना। तो ग्राफिक कार्ड का कनेक्शन मॉनिटर से वीजीए केबल या एचडीएमआई केबल से होता है। पहले यूज किया जाता था वीजीए केबल, अब एचडीएमआई यूज किया जाता है। 15 पिन होते थे, वीडियो ग्राफिक एरे कहते हैं, फुल फॉर्म 19 पिन होते हैं। एचडीएमआई में हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। सीपीयू से आपका ग्राफिक कार्ड्स में आएगा आउटपुट, यही आपका एजीपी स्लॉट में लगा हुआ रहता है आपका, वही एजीपी मैं अभी आपको चलता हूँ वहाँ पे लेके, और फिर आपका ये आपका वीजीए केबल या एचडीएमआई से कनेक्ट हुआ था आपका मॉनिटर। यानी कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड आपका लगा हुआ कहाँ पे, यहाँ पे आपका कनेक्ट होगा इस एजीपी स्लॉट पे। क्लियर हो गया भाई, ये भी हो गया क्लियर। अब क्या बच गया आपका मदरबोर्ड का, हर एक चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं भाई, क्या कोई चीज, अच्छा एक चीज और बच गया आपका, चलिए जो बच गया आपका सीमोस बैकअप बैटरी, ठीक है। ये क्या है भाई, पहले तो भाई इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, फुल फॉर्म यहां से पूछता है, कल जब तीसरा क्लास करेंगे ना तो पूरा फुल फॉर्म इस चैप्टर का, फिर एक पीडीएफ मैंने दे रखा है जहां पे सारे के सारे फुल फॉर्म मैंने वहां पे दे रखे, देखिए ये रहा आपका सीमोस बैकअप बैटरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। अब इसका काम क्या है, देखिए आप कंप्यूटर जब यूज कर रहे होते हैं तो आपको कंप्यूटर के स्क्रीन में क्या भाई क्लॉक चलते हुए दिखता है कि नहीं भाई, ये बताइएगा। बिल्कुल चलते हुए दिखता है सर, अब इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो आप जब कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं फिर ऑन करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे घड़ी चलते हुए दिखता है, तो क्या घड़ी का जो टाइम है कुछ चेंज दिखता है, नहीं। जो टाइम आपके घर में आपके घड़ी में वही टाइम यहाँ, यानी कि बंद कंप्यूटर होने के बाद भी आपका ये घड़ी चल रही होती है। तो कैसे चलेगी, इसके लिए तो कोई बैटरी चाहिए, वही बैटरी आपका सीमोस बैकअप बैटरी। इसको और थोड़ा सा डिटेल करते हैं हम लोग। अब इसको ऐसे समझिएगा, एक डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका सीमोस बैकअप बैटरी, ठीक है। यहाँ मैंने बना दिया सीमोस बैकअप बैटरी, ठीक। अब ये क्या करेगी समझिएगा ध्यान से, इसने ये बैकअप बैटरी ने क्या किया, पावर सप्लाई कर दिया किसको, रोम के पास, ठीक है। ये रहता है आपका रीड ओनली मेमोरी, ये सब रैम रोम को और हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस रोम में एक प्रोग्राम इंस्टॉल रहता है जिसको हम कहते हैं BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब यही जो आपका ये आपका एक प्रोग्राम को क्या किया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है। यही प्रोग्राम क्या करती है भाई, जो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में जो चल रहा होता है जो घड़ी ना, उसको ऑपरेट करने का काम करती है। आप 10 दिन के बाद भी कंप्यूटर का ओपन करेंगे, 20 दिन के बाद भी कंप्यूटर का ओपन करेंगे तो आपको एज इट इज कंप्यूटर में टाइम देखने को मिलता है। तो ये भी समझ में आ गया, यानी ये सीमोस बैटरी ने पावर सप्लाई कर दिया किसको, इस रोम को, और इस रोम में क्या है, एक प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम, BIOS, याद रखिएगा। और वही क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जो घड़ी है उसको क्या करती है भाई, चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल यही होती है, ठीक है। चलिए यहाँ मैंने लिखा भी है कि कंप्यूटर की सिस्टम घड़ी को चलाने के लिए सीमोस बैटरी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें नोट्स में भी आपको मैंने दिखा दिया, केवल आपको एक चीज नहीं दिखा पाया मैंने भाई, जो डी रैम वाली बातें मैंने बताई ना, डी रैम वाला कंटेंट शायद इसमें नहीं लिखा मैंने, कोई नहीं, वो अपलोडेड है आपके एप्लीकेशन में। चलिए भाई SMPS हमने खत्म कर लिया है, मदरबोर्ड के बारे यहाँ मैंने बता ही दिया था। मेन अब CPU में हमने यहाँ तक चीज़ें सारे टाइप देख लेते हैं। मेन इसके हमें भाई ये सब तो हमें देखने ही थे, ये शायद मैंने आपको नहीं कराया ना। और इसके मेन जो 7 रजिस्टर, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग देख के नेक्स्ट 3rd क्लास को खत्म करके रिवाइज भी कर लेंगे कल के क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें देखिए, मदरबोर्ड पूरा समझ में आया कि नहीं आया भाई, हर एक चीज़ को मैंने देखिए, जितनी भी नेम लिखी थी सब कुछ मैंने समझा दिया। यानी यहाँ पे आ जाइए, अब आपका ये आपका MPS कंप्लीट है, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई, मदरबोर्ड पूरा समझ में आ गया है, हार्ड डिस्क पूरा समझ में आ गया। अब इसमें केवल CPU और उसके जो रजिस्टर है उसके बारे में क्लास करके ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके क्वेश्चन कर लेंगे और जितने फुल फॉर्म है इस चैप्टर में उसको एक जगह कर लेंगे, क्योंकि एक हमने 50 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के PDF तो दे रखे हैं, और इसके अलावा भी इसमें जो आपके टॉपिक वाइज टॉपिक जो फुल फॉर्म आते जाएंगे उसको भी एक जगह हम लोग कलेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पे ये भाई याद रखिएगा, यहाँ से ये एग्जांपल्स आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, अभी लेटेस्ट SSC में भी पूछे गए हैं, ठीक। चलिए देखिए यही तरीका है, इस तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। फी बहुत मिनिमम है अभी, जैसे एग्जामिनेशन डेट आएगी फी भी बढ़ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद और तैयारी करिए, समय चाहिए GK वगैरह कंप्लीट करने में। तब तक GK वगैरह का भी कंटेंट आप देख सकते हैं यूट्यूब पे पड़ा हुआ है।